हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर जिसका नाम है मुगल एम्पायर। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था बाबर के बारे में, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि उनका जो मुगल एम्पायर था वो कैसे कैसे काम करता था, उनके फंक्शंस क्या क्या थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द मुगल्स। मुगल्स की पॉलिसी देखते हैं कि वो किस प्रकार कार्य करते थे। देखो, द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था? In the Mansabdari system, the nobles belonging to various groups such as Turkish, Afghans, Rajputs were given high ranks in the court. देखो, मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था? जो नोबल्स होते थे, नोबल्स कौन थे? ग्रुप्स होते थे, ये किसके? टर्किश के, अफगान्स के और राजपूत के। यानी कि एक ग्रुप होता था लोगों का। मान लो कि 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप था ही। इसको हम क्या बोलते हैं? नोबल्स। तो मनसबदारी सिस्टम में क्या हुआ? नोबल्स को एक हाई रैंक दी जाने लगी इन द कोर्ट। ठीक है, यानी कि जहां पर वो बैठते थे ना कोर्ट में, मतलब कानून बनाते थे या कुछ भी करते थे, वहां पर जो नोबल्स होते थे ना, उनको एक हाई रैंक दी गई। ओके, देखो, मनसबदारी वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम बाय विच द रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वर फिक्स्ड। जो मनसबदारी है ना, वो क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम है। देखो, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि देखो, आपको ग्रेड मिलता है, आपको कोई भी पोजीशन आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे क्या होता था? ये ग्रेडिंग सिस्टम था। इनको भी एक रैंक दी जाती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उस रैंक के हिसाब से इनको क्या मिलता था? सैलरी मिलती थी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी। ठीक है, मान लो कि किसी की रैंक कोई फर्स्ट है तो उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, उसको अच्छे से अच्छी पोजीशन दी जाएगी कोर्ट में। ठीक है, देखो, द मनसबदार वाज ए पर्सन। अब देखते हैं कि मनसबदार कौन होता था। ये क्या था? वाज ए पर्सन हु हेल्ड ए मनसब विच लिटरली मीन्स पोजीशन और रैंक। मनसबदार वो पर्सन होता था जो कि मनसब को होल्ड करता था। ये मनसब का क्या मतलब है? एक पोजीशन या फिर रैंक। ठीक है, देखो, एवरी मनसबदार वाज गिवन ए रैंक कॉल्ड जात। हर एक जो मनसबदार है उसको एक रैंक दी जाती थी जिसको हम बोलते हैं जात। ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल, द नोबल्स विद ए जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर एंड हैड मोर पावर्स देन द नोबल्स हु हैड जात ऑफ 1000। अब देखो, ये जो जात होती थी, जात क्या होती थी? मनसबदार को एक रैंक दिया जाता था, यानी कि रैंक के अकॉर्डिंग ही उनकी सैलरी डिसाइड होती थी, उनको क्या पोजीशन दी जाएगी, ये उसी के कारण डिसाइड होता था। ठीक है, अब देखो, एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके पास 5000 जात होगी उसको क्या मिलेगा? अच्छी सैलरी मिलेगी और बड़ी ऐसी क्या मिलेगी? पोस्ट मिलेगी। ठीक है, मनसबदार है टू मेंटेन द सवार। जो मनसबदार होते थे ना, उनको सवार मेंटेन करने होते थे। अब सवार कौन होता है? कैवलरी मैन, जो कि मतलब घोड़े रखता है वो। ठीक है, द नंबर ऑफ कैवलरी मैन दैट दे कुड मेंटेन डिपेंडेड अपॉन देयर जात। अब देखो, एक मनसबदार कितने सवार को मतलब होल्ड कर सकता है, उनको संभाल सकता है, ये किस पे डिपेंड होता था? उसकी नंबर ऑफ जात पे, यानी कि उसकी रैंक पे डिपेंड करता था। ठीक है, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दे पेड सैलरीज टू द कैवलरी मैन एंड बोट हॉर्सेज। अब वो क्या करते थे? जो कैवलरी मैन थे, जो सवार थे ना, उनको ये क्या पैसे देते थे? सैलरी देते थे। किसके लिए? घोड़े खरीदने के लिए। ठीक है, देखो, द मुगल रिसीव्ड जहांगीर्स लैंड। जहांगीर होती है लैंड, एज देयर सैलरी from the revenue collected from the jagirs. They paid salary to the cavalrymen and the maintained horses. अब देखो, जो मुगल्स थे, जो मनसबदार थे, उनको क्या मिलता था? जागीर मिलती थी। जागीर का क्या मतलब है? यहाँ पर लैंड। ठीक है, यानी कि इक्ता। ओके, जो उस जगह से, जो उस लैंड से, जो उस जागीर से जो भी रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उन्हीं से उनको सैलरी दी जाती थी। किनको? कैवलरी मैन को। ठीक है, अपने घोड़ों को मेंटेन करने के लिए। ओके, द मनसबदार डिड नॉट रिजाइड इन देयर जागीर, देयर ऑफिसर्स कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम देयर जागीर। देखो, जागीर क्या होता है? ये एक प्लेस है, एक लैंड है। आपको इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। आपने पढ़ा होगा इक्ताज। इक्ताज क्या होते थे? एक स्टेट होता था जिसको लोग मतलब एक लैंड ऑर्डर दे देते थे कि आप उसको संभालो, वहीं पर आप रेवेन्यू कलेक्ट करो। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है? एक जागीर होती है, उनके ऊपर एक मनसबदार बिठा दिया जाता है जो कि वहां के कानून बनाता है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो मनसबदार होते थे ना, ये जागीर में नहीं रहते थे, वहां पर नहीं रहते थे, ये कहीं और से उसको चलाते थे। ठीक है, देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, जब अकबर का टाइम था, द रेवेन्यू ऑफ ए जागीर वाज असेस्ड सो दैट द सैलरी ऑफ मनसबदार वाज इक्वल टू द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम हिज जागीर। अब देखो, क्या था? जब अकबर का टाइम था ना, तब तो क्या था? उसको उतनी ही जागीर दी जाती थी जिससे वो उतना ही रेंट कलेक्ट कर सके, यानी कि उतना ही टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर क्या हो गया? देखो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब
देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार एंड हेंस ए शॉर्टेज ऑफ जहांगीर। देखो अकबर के टाइम पर तो क्या होता था, एक जहांगीर का एक ही मनसबदार होता था, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर क्या हो गया, एक जहांगीर के बहुत सारे मनसबदार बना दिए गए। अब देखो इस टाइम पर क्या हो गया, द मनसबदार रिसीव्ड जहांगीर whose revenue were far less than what their salary was। अब उनको सैलरी ज्यादा मिलती थी, मनसबदार को सैलरी ज्यादा मिलने लगी, किसकी बजाय वो उतना टैक्स कलेक्ट करके नहीं दे पाता था, बल्कि उसकी सैलरी काफी ज्यादा थी। ठीक है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी, देखो बताती हूँ। देखो औरंगजेब के टाइम पर क्या होने लगा कि मतलब मान लो कि कोई भी एरिया है, वहां से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जितना रेवेन्यू वहां पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, उससे ज्यादा उसको सैलरी मिलने लगी। ठीक है, और अकबर के टाइम पर क्या था, जितना रेवेन्यू वहां से कलेक्ट किया जा सकता है उतनी ही उसको सैलरी मिलती थी। ठीक है, देयरफॉर द मनसबदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यूज फ्रॉम द पीजेंट। वो क्या करने लगे, पीजेंट से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम जब्त और जमींदार के बारे में, ये क्या होते हैं। देखो द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल एम्पायर। देखो जो मुगल एम्पायर था ना, उसका जो मेन सोर्स था इनकम का, वो क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना पीजेंट से। ठीक है, देखो पीजेंट पे टैक्स टू हेडमैन और द लोकल सिफिशियंस हु केम टू कॉल्ड एज जमींदार। जो पीजेंट्स थे ना, वो किसको टैक्स पे करते थे, एक हेडमैन को, यानी कि एक एरिया का हेड बना दिया जाता था, उसको क्या बोला जाता था, जमींदार। जो पीजेंट्स थे ना, किसान थे, वो जमींदार को ही क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। ठीक है, टोडरमल वाज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अकबर। जो अकबर का जो रेवेन्यू ऑफिसर था वो कौन था, टोडरमल। ही फर्स्ट कैरिड आउट द सर्वे आउट ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड। वो क्या करता था, पहले सर्वे करता था कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, उसके क्या क्या प्राइसेस हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिसीव्ड लैंड टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप व्हिच वाज टू बी पेड इन कैश। उसके जो डाटा चेक करने के बाद, सर्वे करने के बाद एक मतलब टैक्स बनाया जाता था, लैंड टैक्स, और वो टैक्स कैश में देना होता था। ठीक है, each province was divided into revenue circles with its own revenue rates for each variety of crops. The system is called जब्त। देखो क्या होने लगा, हर एक लैंड को अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया, वहां पर अलग अलग रेट होते थे रेवेन्यू के, और उसको क्या बोला गया, इस सिस्टम को। और वहां पर क्या होता था, अलग अलग वेराइटी की क्रॉप्स के लिए अलग अलग रेवेन्यू होता था। ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, जब्त। ओके, जमींदार्स एज रेवेन्यू कलेक्टर्स बिकेम एक्सट्रीमली पावरफुल इन सम एरियाज। देखो जो जमींदार थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट से, वो कुछ एरिया में क्या होते थे, काफी पावरफुल हो जाते थे। इन सम केसेस जमींदार टुगेदर विद द पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल ऑफिशियल्स। अब देखो जो जमींदार थे ना, वो पीजेंट्स के साथ मिलकर जो मुगल एम्पायर है उसके अगेंस्ट एक विद्रोह भी कर देते थे, रिवोल्ट कर देते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको जब्त और जमींदार चीज समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अकबर पॉलिसीज। अकबर की क्या क्या पॉलिसीज थी। We get lot of information about the reign of Akbar from the book आइन अकबरी written by अबुल फजल। देखो आइन अकबरी लिखी थी किसने, अबुल फजल ने, जो कि अकबर के ऊपर लिखी गई है, जो कि अकबरनामा है। इससे हमें अकबर के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली है। ओके, देखो अकबर एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबाज। अब देखो जैसे कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं, वैसे ही जो अकबर का एम्पायर था ना, वो भी डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, प्रांत में। प्रोविंस होता है प्रांत, जिसको क्या बोलते हैं, सूबाज। ठीक है, विच वर गवर्नड बाय द सूबेदार, जो जिसको एक सूबेदार संभालता था। जैसे कि हमारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उसको अलग अलग सीएम संभालते हैं, वैसे ही उनके जो सूबाज थे ना, उनको कौन संभालता था, सूबेदार। ठीक है, द सूबेदार परफॉर्म द पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल फंक्शंस इन हिज प्रोविंस। अब वो सूबेदार क्या करता था, सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करता था अपने अपने सूबेदार, अपने अपने सूबाज में। ठीक है, ही वाज सपोर्टेड बाय द कोतवाल। उसको किससे सपोर्ट मिलता था, कोतवाल। कोतवाल क्या होता है, पुलिस होती है। बख्शी, बख्शी का क्या मतलब है यहाँ पर, पे मास्टर। ठीक है, दीवान वाज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। दीवान किसको बोला जाता था, जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता था ना, उसको क्या बोलते थे, दीवान। ठीक है, द नोबल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर कमांडेड लार्ज आर्मी। जो नोबल्स थे, जो कि ग्रुप होता था पीपल का, अलग अलग पीपल्स का, उनको अकबर के टाइम पर क्या मिला, ज्यादा लार्ज आर्मी मिली। ठीक है, They later became too powerful and challenged the Mughal authority at the end of 17th century। अब देखो जो नोबल्स होते थे ना, उनके पास किसकी कमांड आ गई थी, आर्मीज की। तो फिर क्या होते हैं, वो नोबल्स थे ना, वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और 17th सेंचुरी के एंड में ना, जो मुगल है ना, मुगल एम्पायर है, उसी के खिलाफ उसको क्या कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। अब देखते हैं कि 17th सेंचुरी में और उसके बाद क्या होता है। 17th सेंचुरी के बाद देखो, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड मिलिट्री इफिशिएंसी द मुगल एम्पायर रीच इट्स जेनिथ इन 16th सेंचुरी। देखो जो मुगल एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी या फिर जो मिलिट्री इफिशिएंसी थी, उसके कारण क्या हुआ, मुगल एम्पायर एक बहुत ही अच्छे पीक पर पहुंच गया, यानी कि काफी सारी पार्ट पर मुगल एम्पायर का कंट्रोल हो गया। ठीक है,
Many travelers have left an economic account of मुगल रूल। कुछ जो ट्रेवलर्स थे जो उस टाइम पर ट्रेवल करते थे उन्होंने इकोनॉमिक अकाउंट बताया है मुगल रूल का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, while one section of the people was extremely rich, the other section was extremely poor। उनके अनुसार क्या है कि एक सेक्शन मतलब कुछ पार्ट के लोग हैं ना वो तो क्या है काफी ज्यादा अमीर हैं और दूसरे पार्ट के लोग काफी ज्यादा गरीब हैं, ठीक है, यानी कि बीच बीच का नहीं है कोई भी। The Mansabdar of high rank earned a good income for themselves, which they spent on giving salaries to the cavalrymen and purchasing various goods। अब देखो जो मनसबदार थे ना जिनको हाई रैंक दी जाती थी उनकी काफी ज्यादा गुड इनकम होती थी, यानी कि अच्छी इनकम होती थी। उनका यूज वो कैसे करते थे, जो कैवलरी मैन थे ना उनको सैलरीज देने के लिए और कुछ गुड्स खरीदने के लिए, ठीक है। दिस बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन हु सप्लाइड द नोबल्स विद वेरियस गुड्स एंड सर्विस। However, the small peasants were hardly able to save any amount which could be invested in the field। अब देखो जो हाई रैंक के लोग हैं जैसे कि मनसबदार हो गए, नोबल्स हो गए, जो मुगल्स हैं वो हो गए, वो तो क्या कर अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, लेकिन जो ये पीजेंट्स थे ना ये काफी मतलब गरीब हो गए थे क्योंकि इनसे ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा, ठीक है। द पुअरेस्ट पीजेंट वर समटाइम्स नॉट एबल टू प्रोवाइड ए डे मील, यानी कि वो एक समय का खाना भी नहीं खा सकते थे, इतने गरीब हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो, big and wealthy peasants, nobles, merchants and bankers profited from the economic system which favored the big and powerful। यानी कि उस टाइम पर क्या हुआ, जो बिग पीजेंट्स थे, जो वेल्दी पीजेंट्स थे, उनको, जो नोबल्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ, यानी कि उनकी एक अच्छी इनकम हो गई, ठीक है। The wealth and resources of Mughal Empire made them one of the greatest empire in the world at this time। उस टाइम पर क्या था, जो मुगल एम्पायर की जो वेल्थ थी, जो रिसोर्सेज थे, उसने क्या बना दिया मुगल एम्पायर को सबसे बड़ा एम्पायर बना दिया उस टाइम का, ठीक है। बट द एम्पायर बिगेन डिक्लाइन इन द लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में क्या होने लगा, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। Many Mughal governors who were ruling the various states began to assert their independence and powers। अब देखो मुगल्स अलग अलग मनसबदार बनाते थे, अलग अलग स्टेट को संभालने के लिए वहां के गवर्नर्स बनाते थे, तो फिर जो गवर्नर्स थे ना मुगल गवर्नर्स, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंस लेना स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट मैनी रीजनल किंगडम्स हैदराबाद एंड अवध इमर्ज्ड। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो रीजनल किंगडम्स हैं वो उभर कर सामने आए, जैसे कि हैदराबाद, अवध, ठीक है। Though they recognized the Mughal emperor as their master in Delhi, they began to rule independently in their own regions। अब देखो जिसके पास ज्यादा ताकत हो गई, जो ज्यादा पावरफुल हो गए ना, उन्होंने इंडिपेंडेंटली शासन करना स्टार्ट कर दिया उनके रीजन्स में, ठीक है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।